आपको बताऊंगी बार क्या होते हैं, बेंच क्या होते हैं। तो ये दोनों जो टर्म है वो कानूनी टर्म है, लॉ से रिलेटेड टर्म है, और आज हम इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भारत में न्यायालय का इतिहास क्या है। तो भारतीय न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली किसी विशेष प्राचीन परंपरा से संबद्ध नहीं था। ठीक है, मुगल काल में दो प्रमुख न्यायालय का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें पहला है सदर दीवानी अदालत, यहाँ पे व्यवहारवाद के मामलों को सुलझाया जाता था, और दूसरा था आपका सदर निजाम ए अदालत, यहाँ पे कौन से मामले सुलझाए जाते थे, जिसका नाम है आपराधिक मामले। ठीक है, इन दोनों की सुनवाई यहाँ पे होती थी। लेकिन सन 1857 ईस्वी के असफल स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजी न्याय प्रशासन प्रणाली के आधार पर विभिन्न न्यायालयों की सृष्टि हुई। इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल भारत की सर्वोच्च न्यायालय बन गई। सन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हुआ और तत्पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार से बांटा गया, बहुत सारे न्याय प्रणाली हमारे देश में स्थापित हुई और न्यायालय को बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया गया। तो न्यायालय को उनके भेदानुसार विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे उच्च न्यायालय है आपका, फिर है निम्न न्यायालय, फिर है आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरीके से आपका जिला कोर्ट होता है, दंड न्यायालय होता है, प्रथम न्यायालय होता है, अपील न्यायालय होता है, और सैनिक के कार्य के लिए सैनिक तथा अन्याय न्यायालय होता है। ठीक है, आपका राजस्व न्यायालय होता है। जो उच्चतम न्यायालय है वो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, ऐसा ही आपका व्यावहारिक न्यायालय होता है। ठीक है, दंड न्यायालय होता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बार और बेंच क्या है। ठीक है, तो बार या बेंच न्याय प्रशासन के दो प्रमुख अंग हैं। जब भी हमें न्याय प्रशासन के द्वारा न्याय दिया जाता है तो इसमें बार और बेंच दोनों ही प्रमुख भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि बार जो है, कोई भी बेंच जो है, जो न्यायाधीशों का समूह होता है, वो तभी फैसला सुना सकता है जब बार यानी कि वकीलों का समूह उनके पास कोई फैसला लेके जाती है। ठीक है, यानी कि जब तक वकीलों का समूह किसी कोई आपके साथ अपराध हो जाता है उस पर फैसला नहीं लेती है, तब तक वो आपके पास यानी कि न्यायाधीश के पास वो फैसला नहीं पहुंचता, यानी कि बेंच के पास वो न्याय प्रदान करने के लिए फैसला नहीं पहुंचेगा। यानी कि इसमें वकीलों का बहुत बड़ा रोल है, और वकीलों का जो ग्रुप होता है उसी को हम बार बोलते हैं, और जब जजों का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बेंच। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसका गठन किया गया था दोस्तों। जो वकीलों का समूह होता है उसको हम बार कहते हैं। न्यायालय का वह स्थान जहां वकील तथा वकीलों का समूह बैठता है उसी को हम बार बोलते हैं। बार और बेंच न्यायिक व्यवस्था के दो प्रमुख आधार हैं, और यह न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए है, क्योंकि इसके द्वारा लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है आपका बार, ये है आपका बार तथा बेंच। तो अब हम बात करेंगे बेंच की। ठीक है, यहीं पे न्यायाधीश और वकीलों का ग्रुप बैठता है किसी भी आपराधिक फैसला लेने के लिए। ठीक है, फिर है आपका बेंच। बेंच क्या होता है दोस्तों, न्यायाधीशों के समूह को हम बेंच कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। लीगल संदर्भ में बेंच के बहुत सारे अर्थ हैं। न्यायाधीश हमें न्याय प्रदान करते हैं, कभी कभी बेंच को न्यायपीठ भी हम बोलते हैं। बेंच के कई सारे लीगल अर्थ हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि बेंच के लीगल अर्थ बहुत सारे हैं। तो वह स्थान जहां न्यायाधीश बैठते हैं उसी को हम बेंच बोलते हैं। बेंच एक वाक्य शैली है जो एक से ज्यादा न्यायाधीश के बारे में उस पर्टिकुलर कोर्ट में व्याख्या करती है, जैसे क्वीन बेंच या कॉमन बेंच इंग्लैंड तथा वेल्स में क्वीन बेंच और कॉमन बेंच बोला जाता है, और यूनाइटेड स्टेट में इसे हम फेडरल बेंच भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है द बेंच या अटारी, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम कभी कभी द बार भी कहते हैं। तो बेंच और बार क्या है, एक दूसरे के
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यही एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। जब तक एक नहीं रहेगा तब तक दूसरे का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि बेंच कैसे बैठता है। ठीक है, बेंच क्या क्या होता है, कैसे कैसे बेंच कार्य करता है। तो पहला है आपका जिला या सेशन कोर्ट होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही जज बैठता है। फिर है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में क्या होता है, एकल न्यायाधीश यानी कि एक न्यायाधीश बैठते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं एकल न्यायपीठ की। तो एकल न्यायपीठ में यानी कि एक ही न्यायाधीश बैठेगा और वही सारे फैसले आपको सुनाएगा। उसके बाद आएगा आपका खंड न्यायपीठ। खंड न्यायपीठ में क्या होगा, इसको हम डिविजनल बेंच या डिविजनल कोर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फैसले होंगे वो किसी डिविजनल बेंच यानी कि कोई न्यायाधीश लेगा। यहाँ भी एक ही न्यायाधीश होंगे। फिर है आपका विशेष न्यायपीठ। तो जितने भी स्पेशल, इसको हम स्पेशल बेंच भी बोलते हैं। तो जब भी हमको कोई विशेष फैसला लेना होता है तो वो विशेष अदालत में ही दिया जाता है, यानी कि स्पेशल जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं वो स्पेशल बेंच ही लेता है। उसके बाद है आपका संवैधानिक न्यायपीठ। संवैधानिक न्यायपीठ में क्या होता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले होते हैं, जब किसी संवैधानिक कानून के बारे में हमें कुछ भी चेंज करना होता है या संविधान या किसी अनुच्छेद को परिभाषित करना होता है, कुछ भी परिवर्तन करना होता है, तो इसके सारे फैसले आपको संवैधानिक न्यायपीठ में ही सुनने को मिलते हैं। और पूर्ण बेंच यानी कि इसको हम बोलते हैं फुल बेंच। ठीक है, पूर्ण न्यायपीठ। तो फुल बेंच में क्या होता है, जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, कोई विशेष फैसला लेना होता है, तभी इसमें क्या होता है, फैसले लिए जाते हैं। इसमें कई जजों का समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्यवहारिक न्यायालय की। व्यवहारिक न्यायालय क्या होता है, जैसे आपका सिविल जज है या मुंसिफ के न्यायालय हैं या लघुवाद न्यायालय हैं, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। ठीक है, कोई भी छोटे मोटे काम होते हैं तो वो सब कहाँ सॉल्व होते हैं, व्यवहारिक न्यायालय में। उसके जितने भी फैसले लेने होते हैं वो व्यवहारिक न्यायालय में लेने होते हैं। और दूसरा है आपका दंड न्यायालय। जैसे आपका जिला दंडाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, अन्य दंडाधिकारियों के न्यायालय तथा सत्र न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, तो जितने भी फैसले होते हैं वो दंड न्यायालय में लिए जाते हैं। और फिर है आपका तीसरा राजस्व न्यायालय। यहाँ पे जितने भी फैसले होते हैं वो जिलाधीश यानी कि कलेक्टर जो है और कमिश्नर यहाँ के न्याय को, जितने भी न्यायालय के फैसले होते हैं वो सब यही लोग लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर आता है आपका उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो उच्चतम न्यायालय क्या है, देश का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। ये है आपका उच्चतम न्यायालय। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक राज्य में एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य के समस्त न्यायालय उसके अधीन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं ये सब। राजस्व परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राज्य संबंधी मामलों को प्रादेशिक सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। और कतिपय मामलों को छोड़कर उपयुक्त न्यायालय को, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो जितने भी न्यायालय हैं आपके राज्य से रिलेटेड, सारे न्यायालयों के अपील संबंधित क्षेत्राधिकार किसको है, वो उच्चतम न्यायालय को ही है। ठीक है, और हर जिले में क्या होता है, प्रधान न्यायालय होता है और उस जिले का क्या होता है, प्रधान न्यायाधीश भी होता है। ओके, तो दोस्तों आपको मैं आगे बता रही थी बिफोर द बेंच, बिफोर द फुल बेंच क्या होता है। तो बिफोर द फुल बेंच उसे कहते हैं जब सभी जज में से कोई एक जज होता है, उसको पर्टिकुलर केस के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसका इतिहास एक लंबी सीट से आता है। बेंच जो होता है उसका तात्पर्य ही निकलता है किसी सीट से, तो इसका इतिहास जो है वो एक लंबी सीट से आता है। या बेंच जब कोर्ट में काम चलता है तभी बेंच की स्थापना होती है। बेंच एक ऐसा ऊंचा डेस्क होता है जहां से पूरा कोर्ट रूम न्यायाधीश देख सकता है। अब बात करते हैं अपने देश के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। और आपके देश में जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उन सभी की बात करने जा रहे हैं हम। तो सामान्यतः जो केस सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है वो सबसे पहले डिविजनल बेंच में सुना जाता है, जहाँ पे 2-3 जज जो है वो वहाँ पे मेंबर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये फैसला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या करता है, जनरली यहाँ पे 5 या 5 से अधिक जजों का समूह बैठता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका बैठता है
कॉमन बेंच, ठीक है। तो कॉमन बेंच यानी कि प्रोविजनल बेंच, इसमें क्या होता है, आर्टिकल 143 में इसके बारे में उल्लेख लिखा गया है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया गया है। उसके बाद जो है आर्टिकल 145(3) में लिखा गया है कि कम से कम 5 जजेस किसी भी कानून के ऊपर फैसला सुनाने के लिए आर्टिकल 143 के तहत होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल नंबर 143, इसको भी कानून के तहत बनाया गया है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट से यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानून के ऊपर फैसला सुनाने पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुझाव प्रस्तुत करता है, किसको, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो वो अपने सुझाव दे सकते हैं तथा प्रेसिडेंट उनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो क्या करते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको लागू ही कर दे, ठीक है। जब दो से ज्यादा बेंच का कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट होता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब लार्जर बेंच के पास ये फैसले पहुंच जाते हैं। तो हमारे देश में कई सारे फैसले आए हैं, जैसे 9 जज के पैनल ने अगस्त 2017 में एक मत से प्रिविलेज ऑफ फंडामेंटल राइट में फैसला सुनाया था, ठीक है। फिर है आपका इसी तरीके से 5 जज के ग्रुप ने क्या किया था, 5 जज के बेंच ने अयोध्या केस के बारे में फैसला सुनाया था। तो दोस्तों ये था आपका बेंच और बार के बारे में। बार तो आप सभी जानते हैं, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जितने भी वकील हैं वो वहां से रजिस्टर होते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं। इस तरीके से कानूनी टर्म का निर्माण होता है, ठीक है। और जब किसी कोर्ट से वो फैसला पहुंचता है सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट में जजों का ग्रुप होता है और वहां से उस फैसले को जो है वो लास्ट मोहर लगता है, और उसी फैसले पे जितना भी काम होता है उस फैसले पे फाइनल काम वहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये था बेंच और बार के बारे में। कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा।